हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हम लोग क्लास है, क्लास 10th के हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा। विद्युत धारा में हम लोग कुछ आगे तक आपको पढ़े थे, लगभग आपको समानांतर क्रम और आपको श्रेणी क्रम तक जो है आपको पढ़ लिए थे। आपको यहाँ तक हम आप लोगों को बता चुके थे। एमीटर, वोल्टामीटर, उसमें आपको श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम समझा चुके थे। अब जो था आपको ओम के नियम से क्या करना था, आपको आगे चलना था। ध्यान दीजिएगा कि ओम के नियम क्या है, ओम का नियम क्या है तथा इसे सत्यापित करें, यानी प्रूफ करने के लिए भी आपसे बोलता है। आइए, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को क्या बोला जाता है? ओम का नियम बोला जाता है। तो अब विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। अब विभवांतर को क्या बोलते हैं? भी। तो यानी आई और भी के बीच को जो संबंध बनाता है उसे क्या बोला जाता है? आपको ओम का नियम बोला जाता है। या ऐसे भी आपको बोल सकते हैं, आपको नीचे एक और डिफिनेशन समझाएंगे। इस नियम के अनुसार अचर ताप का मतलब इसमें टेम्परेचर जो है आपको नहीं बदलता है। अगर ओम का फार्मूला पढ़िएगा तो V बराबर आप क्या पढ़े होंगे? आप V बराबर IR पढ़े होंगे। V का मतलब क्या समझ रहे हैं? आपको विभवांतर यानी वोल्ट समझ रहे हैं। I का मतलब क्या समझ रहे हैं? यानी विद्युत धारा आप समझ रहे हैं। और R का मतलब क्या समझ रहे हैं? रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध समझ रहे हैं। तो ये रेसिस्टेंस जो है आपको अचर रखा जाता है, यानी वो बदलता नहीं है उसका प्रतिरोध। पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होती है? आपको सीधा समानुपाती होती है, यानी V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? आपको I हो जाएगा। यही V बराबर क्या हो जाता है? आपको I और आपको R हो जाता है। प्रोपोर्शनल हटता है तो एगो कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या पड़ जाता है? आपको R कांस्टेंट आ जाता है, यानी नियत आ जाता है। अब इसे सत्यापित कैसे किया जाएगा? तो देखिए नीचे इसका कुछ विधि बताया है कि आप क्या क्या ले सकते हैं। तो कह रहा है सत्यापित करने के लिए, इस नियम का सत्यापन करने के लिए अमीटर, वोल्टामीटर, चालक तार, दाब कुंजी, बैटरी और परिवर्तनशील आपको प्रतिरोध को लेकर दिए गए चित्रानुसार में सजा दिया जाता है। यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस पूरे फिगर को, खैर उतना अच्छा से दिख नहीं रहा है, इसको आपको बनाया जाता है। एक काम कीजिएगा, ओम के नियम खाली आप याद रखिएगा, सत्यापन वाला बात जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको समझा दिया जाएगा। जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का आपका मान अमीटर से, जबकि विभवांतर का मान वोल्टामीटर से मापा जाता है। आपको पहले भी बताए थे कि विद्युत धारा का जो मापा जाता है वो क्या मापा जाता है? अमीटर से, जो बाहर आप लोग मीटर देखते हैं। वोल्टेज जो नापा जाता है वो वोल्टामीटर से, जो स्टेबलाइजर आप लोग देखते हैं। जब परिवर्तनशील आपको प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है तो अलग अलग स्थितियों में धारा और विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है, जिससे ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर सरल रेखा आपको प्राप्त होती है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। तो 3 बातें याद रखिएगा आप। क्या चीज़? तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टामीटर का प्रयोग करते हैं। आप ओम का नियम का जो ग्राफ है वो कौन रेखा में होता है? आपको सरल रेखा में आपको ओम का नियम होता है। इसका ग्राफ का कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, इसी को सरल रेखा आपको बोला जाता है। इसका पूरा ग्राफ बना के आपको हम एगो समझाएंगे। आगे देखिए, थोड़ा सा आपको कह रहा है कि प्रतिरोध किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। यानी मान लीजिए उन्हें से करंट आ रहा है, इन्हें से रोकने का काम करता है, जिसे क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। पता वोल्टेज जो होता है ना, ये मान लीजिए ये वोल्टेज है, ठीक है। आइए मान लीजिए प्रतिरोध को हम किससे सूचित करते हैं? R से। तो यहाँ पर बीच में क्या है? I है। तो वोल्टेज क्या करता है ना कि इससे धकियाने का काम करता है। अब प्रतिरोध क्या करता है ना? इसे रोकने का काम करता है। तो वोल्टेज का काम है विद्युत धारा को आगे ढकेलना, लेकिन प्रतिरोध का क्या काम है? विद्युत धारा को क्या करना? आपको रोकना। तो आप समझ गए कि प्रतिरोध उसे बोलेंगे जो विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है, यानी उसे रोकने का काम करता है। तो यही है कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिससे उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करे? विरोध करें। तो जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे क्या बोला जाता है? आपको प्रतिरोध बोला जाता है। प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है।
तो याद रखिएगा ओम का जो साइन है वो क्या है, आपको सॉरी ओम का साइन कुछ ऐसा, बात समझ गए। तो इसका क्या नाम है, इसका जो नाम है वो क्या नाम है, ओम। ओम जो है किसका एसआई मात्रक है, आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो आपसे दो क्वेश्चन बना कि प्रतिरोध किसे बोलेंगे, तो जो करंट का विरोध करता है, रोकने का काम करता है, उसे प्रतिरोध। इसका एसआई मात्रक क्या है, तो इसका एसआई मात्रक जो है आपको ओम है। आगे आइए, अब कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध आपको किसे कहते हैं। तो यदि किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध जो है 1 ओम कहलाएगा। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि हाई ए पॉइंट है, हाई क्या है, बी पॉइंट है। तो यहाँ पर भी 1 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, 1 वोल्ट है। दोनों मुंह पर कितना होना चाहिए, 1-1। इसमें जो करंट जा रहा है आई, ये भी कितना होना चाहिए, ये भी आपको 1 होना चाहिए। तो आप क्या समझे कि दोनों आपको बिंदु पर, विभवांतर के दोनों बिंदु पर 1-1 वोल्ट होना चाहिए, और उसमें करंट जो जाना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए। तो उसे क्या बोला जाएगा, 1 ओम प्रतिरोध बोला जाएगा। फिर से मेरी बात समझिए, मान लीजिए कि ये पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। तो इस पर भी 1, इस पर भी 1, दोनों पॉइंट पर 1-1 आपको रहना चाहिए विभवांतर। इसमें 1 आई जो है यानी धारा, वो आपको क्या, 1 से 1 एम्पियर की धारा आपको प्रवाहित होना चाहिए, जिसे क्या बोला जाएगा, 1 ओम आपको प्रतिरोध बोला जाएगा। यही तो बातें हैं, 1 ओम। आगे देखिए नेक्स्ट वाला, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है। तो ये भी प्रतिरोध से ही आपको रिलेटेड है। तो प्रति इकाई ताप बढ़ने से चालक पदार्थ की प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होती है उसे क्या बोला जाता है, ताप गुणांक बोला जाता है। यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम होता है, तो इसका ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध में होने वाले वृद्धि को क्या बोला जाता है, आपको ताप गुणांक बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है 1 डिग्री आपको टेम्परेचर पर, मान लीजिए कि 1 ओम है, ओम को ऐसे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 1-2 डिग्री बढ़ा दिए तो इधर बढ़ाए कि नहीं, तो इधर भी मान लीजिए 2 ओम हो गया, तो इधर जगह बढ़ेगा उन्हें इधर बढ़ेगा, या इधर बढ़ेगा तो आपको इधर बढ़ेगा। तो आप क्या समझे कि जैसे जैसे ताप को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे आपको ओम फैक्टर क्या होता है, बढ़ते जाता है, उसे क्या बोला जाता है, ताप गुणांक बोला जाता है। अब देखिए, प्रतिरोध का ताप गुणांक का एसआई मात्रक प्रति आपको डिग्री सेल्सियस, जिसे अल्फा से सूचित किया जाता है। ये क्या है, आपको अल्फा है, अल्फा का क्या है, आपको सिंबल है। तो सुनिए, प्रतिरोध को सूचित किया जाता है किससे, आपको आर से। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम होता है। लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक को जो सूचित किया जाता है ना, वो आपको प्रति डिग्री सेल्सियस से, प्रति डिग्री सेल्सियस है, यहाँ लिखा है प्रति डिग्री सेल्सियस से सूचित किया जाता है। तो दोनों में क्या है, अंतर है, और इसे अल्फा के द्वारा क्या किया जाता है, आपको सूचित किया जाता है। आगे बढ़िए, अब कह रहा है कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है। देखिए, ओम का नियम जो था ना, उसमें ताप यानी गर्मी को आपको सेम काहे रखा जाता है, बढ़ाया काहे नहीं जाता है, घटाया काहे नहीं जाता है। तो आइए, जब किसी चालक तार का तापमान बदल दिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध प्रभावित हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा आप एवं विभवांतर दोनों प्रभावित हो जाएंगे, जिससे पठन की क्रिया आपको ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। इसीलिए ओम का नियम जो है ताप को अचर, अचर का मतलब वैसे चीज़ को अचर बोला जाता है जिसका मान कभी बदलता नहीं है, उसे क्या बोला जाता है, अचर बोला जाता है। तो सुनिए, इसलिए नहीं बदला जाता है क्योंकि विद्युत धारा और आपको विभवांतर दोनों का मान जो है इससे क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो सुनिए, मान लीजिए आप पढ़े हैं ओम का नियम कि V बराबर क्या चीज़, आपको आई आर। तो इसमें एगो भी है, ठीक है, अच्छा, जिसे आपको क्या बोला जाता है, विभवांतर बोला जाता है, विभवांतर। अच्छा, एक है इसमें आई, आई को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। और आर, आर को क्या बोला जाता है, आपको प्रतिरोध बोला जाता है। तो प्रतिरोध को ही तो ताप बोला जाता है, प्रतिरोध को ही ताप बोला जाता है। तो अगर यदि इसका ताप बढ़ाइएगा घटाइएगा
तो ये दोनों मान पर क्या पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा। यही कारण है कि इसे क्या रखा जाता है, अचर रखा जाता है। तो कहेगा कि अचर क्यों रखा जाता है आर को, यानी प्रतिरोध को, ताप को, तो इसलिए रखा जाता है क्योंकि विभवांतर और आपको धारा पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसे अचर रखा जाता है। चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर आपको निर्भर करता है, एकदम VVI क्वेश्चन है। हाँ हाँ, VVI EAI कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। इतना कर दिया जाए बड़ा। आइए, निम्नलिखित बातों पर तो निर्भर करबे करता है। पहला है चालक तार की लंबाई पर, यानी तार जो है कितना लंबा है, इसकी मोटाई पर भी आपको लंबाई करेगा। लेकिन ससुरा कोनो नहीं के लिख लेगा। तो चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधा समानुपाती होती है, अर्थात चालक तार का लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और चालक का तार का लंबाई घटने से क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। जेंगे जेंगे आर बढ़ेगा उंगे उंगे एल बढ़ेगा, जेंगे जेंगे एल आर घटेगा उंगे उंगे क्या होगा, एल आपको घटेगा। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो क्या होगा, लंबाई भी आपको घटेगा। तो लंबाई पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, लंबाई पर आपको निर्भर करता है। एक ऑब्जेक्टिव देखा में ठूस दिले बा, किसी चालक तार का लंबाई बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा ना जी। अभी तो ऊपर पढ़े कि लंबाई बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और लंबाई घटाया जाएगा तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। दूसरा है कि चालक तार के अनुप्रस्थ आपको परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, एरिया पर भी डिपेंड करता है। जब किसी चालक तार के क्षेत्रफल या मोटाई को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, आपको घट जाता है, अर्थात क्षेत्रफल और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, यानी बटा का। देखिए आर जितना बढ़ेगा एरिया मतलब उतना घटेगा, ए का मतलब एरिया क्षेत्रफल, तो जितना आर बढ़ेगा एरिया घटेगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो कौन घटेगा, आर घटेगा। तो एक बढ़ेगा तो इसमें एक बाटा में घटता है, और सीधा सीधी में क्या होता है, आपको बढ़ता है। हाँ, माने अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, और इसमें क्या है, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, इसमें उल्टा चलता है। ये क्या दिया है। अगला है कि किसी चालक तार के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो उसे प्रतिरोध होगा, घटेगा। अगला है कि क्षेत्रफल को जैसे बढ़ाइएगा तो उसका तो क्या होगा, आपको घटबे करेगा। लंबाई ना बढ़ता है लेकिन इसमें तो घटना तय है। अब चालक तार की प्रकृति, माने वो बना किस चीज़ से है, लोहा का बना है, तांबा का बना है, कॉपर का बना, क्या चीज़ का बना है, इस पर भी क्या होता है, आपको डिपेंड करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध प्रकृति पर भी आपको निर्भर करता है। लोहे के तार के प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जबकि तांबा के तार का प्रतिरोध क्या होगा, आपको कम होगा। तो लोहा जो होता है वो करंट का ज़्यादा विरोध करता है, और तांबा जो होता है वो करंट का क्या करता है, कम विरोध करता है। तो बताइए यहाँ पर लोहा या तांबा जो भी है डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिपेंड आपको कर रहा है। अगला देखिए, चालक के आपको ताप पर, ताप का मतलब गर्मी होता है, गर्म, तो ताप बढ़ने से प्राय चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। देखिए प्रतिरोध का मतलब ही होता है गर्मी, आप गर्मी में और गर्मी ठकेल दीजिएगा तो वो और क्या हो जाएगा, आपको बढ़ जाएगा। तो चालक के जगह ताप बढ़ जाएगा। मान लीजिएगा प्रतिरोध तो ऑलरेडी गर्म होता ही है, और लोहा पहले ही से गर्म है, तो गर्म में गर्म और ज़्यादा हो जाएगा, गर्म बहुत पूरा तरीका से ही हो जाएगा। आपको क्या चीज़ गर्म, जर्मन सिल्वर, यानी जो जर्मनी में पाए जाते हैं सिल्वर, उसका जो है आपको क्या होता है, ताप ज़्यादा होता है। मैग्नीज, कार्बन लैंप, ये तीनों ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, आपको घटता है। ये अपवाद है, ना समझ ले को बात से सुना। ताप बढ़ने से प्राय चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अपवाद में है कि यदि जर्मन सिल्वर में आपको जितना दीजिएगा ना वो में घट जाता है, मैग्नीज में घट जाता है, कार्बन लैंप में घट जाता है। तीनों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, बाकी चीज़ें में बढ़ जाता है। एगो पढ़े थे प्रतिरोध, अब पढ़ते रहे प्रतिरोधकता। तो पहले प्रतिरोध पढ़ के आए थे, अभी प्रतिरोधकता पढ़ के आ रहे हैं। तो आइए,
प्रतिरोधकता को विशिष्ट क्या बोला जाता है, प्रतिरोध भी आपको बोला जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध कहेगा तो वही वाला बात है, आप प्रतिरोधकता कहेगा तो क्या है, वही वाला बात है, लेकिन ये प्रतिरोध से अलग चीज़ें हैं। आइए, चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई में जो प्रतिरोध होता है उसी को क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। और इसका एसआई मात्रक जो है ओम क्या है, मीटर है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक खाली ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम और आपको मीटर होता है। तो दोनों बात समझे कि नहीं समझे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम, आप प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, ओम मीटर है, ओम मीटर है। तो दोनों बात याद हो गया, दोनों क्वेश्चन पूछता है। अब है कि विशिष्ट चालकता क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती को क्या बोला जाता है, विशिष्ट चालकता बोला जाता है। यानी देखिए ओम है आ मीटर है, तो यहाँ से ओम अबाटा में एक अबाटा में यहाँ से ओम लिख दिया जाएगा, आ मीटर लिख दिया जाएगा। यानी इसी प्रतिरोधकता को जस्ट उल्टा लिख दिया जाएगा तो क्या बन जाता है, विशिष्ट चालकता बन जाता है। तो अगर है नीचे से ऊपर जाएगा तो ओम पर -1 हो जाएगा, और मीटर पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, अब विशिष्ट चालकता का ओम पर -1 और मीटर पर भी क्या हो जाएगा, -1। आप प्रतिरोध पूछेगा तो सिंपल सा क्या बोलिएगा, ओम बोलिएगा। तो तीनों में अंतर बुझाइल कि ना बुझाइल, प्रतिरोध के ओम, प्रतिरोधकता के ओम मीटर, आप विशिष्ट चालकता के क्या होता है, ओम पर माइनस और आपको मीटर पर भी माइनस। नेक्स्ट, अब देखिए प्रतिरोध को यहाँ जोड़ने का कुछ नियम बताया गया है, समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम। तो पहले भी आपको बताए थे, आइए थोड़ा सा समझते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है तथा कितने प्रकार से किया जाता है। तो देखिए परिपथ में आपको प्रतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने के लिए जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इसे ही प्रतिरोधों का क्या किया जाता है, संयोजन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके कमरा है, तो आप कहिएगा कि सर इतना लाइट लगाने का क्या जरूरत है, 2 बॉल लगेगा तो हो जाएगा। भाई इसका जो लाइटनेस जो है ना बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, जिस वजह से इतना लाइट आपको लगाएं। आप समझ सकते हैं एक एक बीता पर आपको लाइट यहाँ पर फिट किया गया है। इतना ही दूर में आपको 8-10 गो ट्यूबलाइट आपको दिखाई दे रहा है। अभी इसमें 12 गो ट्यूबलाइट था, अभी नीचे ट्यूबलाइट था। यहाँ केवल और केवल लाइट चाहिए आपको, क्या चीज़, हेवी मात्रा में चाहिए। तो वही वाला आपको बात है कि संयोजन इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि अधिक मात्रा में हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से संयोजन किया जाता है। संयोजन क्यों जोड़ा जाता है, तो 2 प्रकार से, एक है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एक क्या है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, ए R1 हो जाएगा, ए R2 हो जाएगा, ए R3। ये रेसिस्टेंस पहला, रेसिस्टेंस दूसरा और रेसिस्टेंस तीसरा, यानी प्रतिरोध पहला, प्रतिरोध दूसरा, प्रतिरोध तीसरा, ये ऐसे एगो जोड़े। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है ऐसे जोड़ा एगो, फिर उसे ऐसे जोड़ा एगो, फिर उसे ऐसे जोड़ा एगो। तो जब हेंग जोड़ेगा ना लामा लमी, तो इसे बोला जाएगा श्रेणी क्रम, ठीक है। और जब आमने सामने जोड़ेगा तो उसे क्या बोल दीजिएगा। तो दोनों बात बुझे कि जोड़ना कैसे है। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, हमारा एक आदमी हाथ धक के जोड़ लिया, फिर उसका हाथ उधर लिया, तो कौन में जाएंगे, श्रेणी क्रम। हम यहाँ खड़े हैं, मेरे आदमी आगे खड़ा हो गया, उसके आगे खड़ा हो गया, उसके आगे, वो किस में चल जाएगा, समानांतर क्रम। तो दोनों आप समझ गए होंगे कि श्रेणी क्रम क्या है, समानांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में कुछ ऐसा जोड़ा जाता है और समानांतर क्रम में क्या किया जाता है, कुछ ऐसा जोड़ा जाता है। बढ़िया, आगे जब प्रतिरोधों का मान बढ़ता है तो श्रेणी क्रम में संयोजन जोड़ते हैं, और जब प्रतिरोधों का मान घटता है तो किसे में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो सुनिए, जब मानवा प्रतिरोध का बढ़ेगा तब किस में जोड़िएगा, श्रेणी क्रम में। तो ये आपको जब बढ़ेगा यानी जब इसमें बढ़ना शुरू होगा तो श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, और जब घटना शुरू होगा प्रतिरोध का मान तो किस में जोड़ना होगा, समानांतर क्रम में। तो याद रखिए कि श्रेणी क्रम में तब जोड़ा जाता है जब प्रतिरोध का मान बढ़ता है,
और समानांतर क्रम में तब जोड़ा जाता है जब प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटना चालू होता है। आगे बढ़ जाइए। अब आइए, अब दोनों को एक एक करके पढ़ना होगा कि श्रेणी क्रम क्या है, संयोजन क्रम क्या है। तो आइए, प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, गौर कीजिएगा एकदम से, है मान लीजिए कि है पहला प्रतिरोध है, तो पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर मान लीजिए इसी पॉइंट पर है, तो पहला प्रतिरोध का है अंतिम छोर है और दूसरे प्रतिरोध का ये पहला छोर है कि नहीं है। अच्छा, मान लीजिए है आपको क्या है दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर हुआ। अब हेने जो आपको लेके आएंगे ये आपको तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले प्रतिरोध के अंतिम छोर से दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से और दूसरे प्रतिरोध के अंतिम छोर से तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है, उसे क्या बोला जाता है, श्रेणी क्रम बोला जाता है। तो कुछ बात बुझे कि नहीं बुझे, देखिए क्या करना है। जैसे यहाँ पर फिर से एक बार कहिएगा तो और हम आपको समझा सकते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए देखिए, ये पहला रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। आइए R1, ये दूसरा रेसिस्टेंस हो गया, एक और लीजिए, ये तीसरा रेसिस्टेंस हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये पहला प्रतिरोध है, इसका अंतिम छोर है, तो इसका अंतिम छोर से दूसरा प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। आइए, ये दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर है, आइए तीसरा प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। तो अब जो है तीसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर और चौथे प्रतिरोध का कौन छोर जोड़ाएगा, पहला छोर जोड़ाएगा। हाँ, माने पहला वाला का अंतिम के साथ आ जोन आगे आ रहा है ओकर पहला का जोड़ना है। तो ऐसे क्रम में जो आपको रहता है उसे क्या बोला जाता है, श्रेणी क्रम आपको बोला जाता है। देख लीजिए, अब यहाँ पर चित्र के साथ ये R1 R2 R3 आपको जोड़ दिया है। इसमें जो है ये बैटरी का आपको क्या है फिगर है, आपको बताए हैं कि यदि प्लेट एक बड़ा रहे एक प्लेट क्या रहे, छोटा रहे, तो बड़ा वाला होता है प्लस और छोटा वाला क्या होता है माइनस। ये किसका साइन है, तो ये बैटरी का साइन है। आगे हम बताएंगे इस साइन के बारे में आपको। तो एक प्रतिरोध को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है जो क्या हो रहा है, आपको जल रहा है। आगे बढ़िए। अब जो है समतुल्य प्रतिरोधों का व्यंजक, तो देखिए व्यंजक किसे बोला जाता है, इसमें तो नहीं दे रखा है, अरे नहीं इसमें नहीं बताया है। कह रहा है कि व्यंजक कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए आप इस पर एक वीडियो देखिए। देखिए नहीं, इस पर हम एगो अलग से बना देंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम को कैसे प्राप्त किया जाता है और समानांतर क्रम को कैसे प्राप्त किया, छोटा सा एक फार्मूला। समानांतर क्रम या तो आपको पार्श्वबद्ध आपको संयोजन, यानी समानांतर क्रम को ही क्या बोला जाता है, पार्श्वबद्ध बोला जाता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को पहले सिरे या छोर से एक बिंदु पर तथा दूसरे छोर को एक बिंदु के साथ आपको जोड़ दिया जाता है, इस तरह आपको संयोजन को समानांतर क्रम या पार्श्वबद्ध संयोजन कहलाता है। विद्युत धारा का मान सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होता है। देखिए, ये पहला प्रतिरोध को भी ले आके एक जगह जोड़ा गया, ये बीच वाला को भी एक जगह, और लास्ट वाला को भी एक जगह। तीनों को क्या किया गया है, एक एक पॉइंट से आपको जोड़ दिया गया है। तो उसमें जो था पहला प्रतिरोध के अंतिम सिरा से दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से और दूसरे प्रतिरोध के अंतिम छोर से तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जा रहा था। और इसमें क्या है, आपको पहला दूसरा तीसरा का बाएं वाला बिंदु भी एक जगह पर और दाएं वाला बिंदु भी क्या किया जा रहा है, एक जगह पर जोड़ा जा रहा है। आइए, सबसे बेहतर सवाल ये है आपको, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को भी आपको पढ़ना है और विद्युत धारा के कौन सा प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव को भी पढ़ना है। सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में समझिए। ऊर्जा का मतलब एनर्जी समझवे करते हैं, संरक्षण का मतलब बताइए। तो कोई भी चीज़ को यदि आप बचा रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, आप संरक्षित कर रहे हैं। पेड़ पौधा को आप बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं, तो वो भी आपको एक संरक्षण है कि नहीं है। इसका क्या नियम है, इसका क्या सिद्धांत है, उसी के बारे में। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, देखिए ऊर्जा को ना तो
नष्ट किया जा सकता है, और ना ही ऊर्जा को क्या किया जाता है, उत्पन्न, यानी ना ही आप बना सकते हैं, सिर्फ इसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो है ना, आइए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो ऊर्जा को ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से किस में बदल सकते हैं, दूसरे रूप में बदल सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, ऊर्जा संरक्षण का आपको सिद्धांत बोला जाता है। अब आइए विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, ऊष्मीय प्रभाव है। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद विद्युत धारा का कुछ अंश ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव वो कहा जाता है। देखिए जब विद्युत धारा यानी जब करंट जाता है ना, तो चीज़ें जो है आपको कुछ करंट का भाग जो है गर्मी में बदल जाता है। जैसे लाइट से भी गर्मी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय का मतलब क्या होता है, गर्मी। तो जब करंट एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, तो करंट का कुछ हिस्सा जो गर्मी में बदल जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोला जाता है। बात समझे कि नहीं समझे। आइए गतिज ऊर्जा जो होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होता है, बदल जाता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। याद रखिएगा फॉर्मूला है ये, जो है आपको विद्युत धारा से ऊष्मीय परिणाम प्राप्त करने का क्या है, आपको फॉर्मूला है। आपको उतना नहीं देखना है, आप यदि आई लास्ट बराबर याद कर सकते हैं, H बराबर I² RT, H बराबर I² RT। यही आपसे ज़्यादातर क्या होता है, आपको पूछता है H बराबर I² क्या चीज़, आपको RT। बस बोलिए ना, ले लीजिएगा। ये सब PDF तो आपके पास ही है, ये PDF आपके पास ही जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो नहीं दिया जाएगा आपको। जूल का ऊष्मीय प्रभाव, तो जूल तो एक वैज्ञानिक था, ठीक है, उसके बारे में आइए। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाह होता है, तो उस चालक में प्रतिरोध के कारण ऊष्मा क्या होती है, आपको उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे क्या बोला जाता है, जूल का ऊष्मीय प्रभाव का क्या बोला जाता है, नियम बोला जाता है। देखिए जब किसी भी विद्युत धारा से यदि आप करंट को भेजते हैं आगे, तो उसमें प्रतिरोध तो रोकने का काम करता है, और जब रोकता है तो वहाँ गर्मी पैदा होता है। इस गर्मी को जो बताने वाला काम किए थे उनका क्या नाम था, जूल था। तो पूछेगा कि जूल साहब का ऊष्मीय नियम क्या है, तो जब किसी भी विद्युत आपको कोई भी पदार्थ हो, उससे विद्युत धारा को भेजा जाता है, आप प्रतिरोध जो है विद्युत धारा का विरोध करता है, तो उसके कारण जो गर्मी उत्पन्न होता है, उसी गर्मी को जो बारे में बताया उसे क्या बोला जाता है, जूल का नियम बोला जाता है। नियम के अनुसार देख लीजिए इनका क्या है। पहला नियम है कि किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी H प्रोपोर्शनल I का क्या होता है, R का स्क्वायर I² होता है। तो H प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा। दूसरा नियम आइए, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक के प्रतिरोध के समानुपाती। तो इसमें भी समानुपाती, इसमें भी, लेकिन इसमें वर्ग के समानुपाती, और इसमें क्या होता है, R के केवल समानुपाती, इसमें वर्ग नहीं होता है। तीसरा नियम है किसी चालक तार में आपको उत्पन्न ऊष्मा उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समय समानुपाती होता है। H आपको प्रोपोर्शनल क्या होता है, T। तो सबसे पहले आप क्या समझे कि H जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो I के प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होता है, यही ना होता है। इधर देख लीजिए, देखिए H जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है I के स्क्वायर के, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, H प्रोपोर्शनल किसके है, R के है। और तीसरा नियम नीचे लिख देते हैं, H प्रोपोर्शनल किसके हैं बताइए, तो आपको T के हैं। तीनों बात समझे कि नहीं समझे। तो जूल के प्रथम नियम H समानुपाती I² के है, H समानुपाती R के है, और H समानुपाती क्या है, T मतलब आपको समय के हैं। तो तीनों नियम आप जान गए। अब देखिए विद्युतीय किसके बारे में पढ़ना है,
आपको शक्ति के बारे में पढ़ना है। तो क्या है, तो 1 सेकंड में किसी विद्युतीय आपको उपकरण द्वारा ऊर्जा खपत की जाती है, उस ऊर्जा खपत को क्या बोला जाता है, विद्युतीय शक्ति कहते हैं। तो 1 सेकंड में जितना एनर्जी को ख़त्म कर पाता है कोई भी आपको मतलब विद्युत परिपथ, उसे ही क्या बोला जाता है, विद्युत शक्ति आपको नाम दिया गया है। इसे P से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो याद रखिएगा विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो होता है वो आपको वाट होता है। अगला ये शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा आपको समय होता है। तो पावर बराबर वर्क बाई क्या है, आपको टाइम। W से वर्क और T से क्या है, आपको टाइम। यहाँ से फार्मूला याद रखिएगा, या ये ट्विन बॉक्स में आपको दे रखा है, इससे ये आपको वोल्ट के रूप में बना के दे रखा है। तो इसमें वर्क का अलग अलग, शक्ति का अलग अलग है। W बराबर V इंटू आई टी, W बराबर आई स्क्वायर आर टी और W बराबर V स्क्वायर टी बटा आर। तो ये तीनों फार्मूला आपको क्या कर सकता है, आपको पूछ सकता है। तीनों में आपको याद रखना है, एक ही चीज़ का क्या है, आपको 3 गो फार्मूला है अलग अलग फॉर्म में। आगे ज़्यादा है क्या, चलिए थोड़ा बहुत है। ध्यान दीजिए, तेजी में थोड़ा सा निकलते हैं। विद्युत बल्ब, बल्ब का मतलब जलवे करते हैं जो आपको लाइट पर जले। तो यह विद्युत बल्ब धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। बताइए बल्ब जलता है तो गर्मी होता है कि नहीं होता है, तो गर्मी होता है। तो ऊष्मा के प्रभाव पर क्या करता है, आपको काम करता है। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, शीशा हाउ एथी वाला बल्ब समझिए, सीधा 10 रुपया वाला, हाँ बस कांच का बना होता है। इसके अंदर टंगस्टन का तार होता है, भीतरवा और छोटका पतरका नहीं होता है, उसका नाम गड़बड़ाने जाता है, हिल जाता है तो गड़बड़ा जाता है। वो किसका बना होता है, टंगस्टन का होता है। इसका गलनांक लगभग कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस, यानी उतना से ज़्यादा गर्मी होता है तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। 3400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्मी होगा तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो 3400 डिग्री सेल्सियस थोड़े गर्म होता है, उतना नहीं होता, बहुत ज़्यादा हो गया वो। इसके अंदर के हवा निकाल कर क्या भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस, जिसे अक्रिय गैस भी आपको क्या बोला जाता है, बोला जाता है। हाँ, ताकि तंतु ऑक्सीकृत क्या हो, आपको ना हो। तो विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत विकिरण, विद्युत फ्यूज थे, ये सब आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो सुनिए, है ना, ध्यान दीजिए। तो विद्युत बल्ब जो होता है ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसके अंदर का जो बना रहता है तंतु और टंगस्टन का आपको बना रहता है। इसमें हवा नहीं भरा रहता है बल्कि निष्क्रिय गैस भरा रहता है, अक्रिय गैस। विद्युत बल्ब वो भी आपको हीट पर काम करता है। विद्युत हीटर तो ऑलरेडी हीटर है, तो वो भी तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करेगा। इस्त्री, आयरन, तो आयरन भी तो गर्म होता है, तो ये भी तो ऊष्मा पर काम करेगा। विकिरण, विद्युत फ्यूज, ये सब जो है ऊष्मीय प्रभाव पर क्या करता है, काम करता है। आगे बढ़िए। अब देखिए विद्युत हीटर क्या है, तो यह चीनी मिट्टी के खांचे से लपटा हुआ एक वक्र आकार का क्या होता है, धातु होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि नाइक्रोम का बना होता है। तो बोलेगा विद्युत हीटर किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। ये भी तो जो चीज गर्म होगा उस सब ऊष्मा पर क्या करेगा, काम करेगा। इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है, जल्दी गलता नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको हीट आने पर गलता है। इसी सिद्धांत पर बॉयलर भी आपको बनाया जाता है। बॉयलर का पाइप जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री में लगा रहता है, बॉयलर मजबूत बनाइएगा तब तो उसमें से बहुत सारा गर्म चीज़ न जाता है, ताकि आपको ब्लास्ट नहीं करे। बात समझे कि नहीं समझे। विद्युत हीटर का तार जो है मिश्र धातु का क्या होता है, बना होता है। कौन मिश्र धातु होता है, तो निकेल और क्रोमियम से क्या बनाया जाता है, आपको विद्युत हीटर का तार बनाया जाता है। अगला आइए, स्त्री का मतलब वो लड़की वाला स्त्री मत समझिए, वो आयरन वाला स्त्री का बात हो रहा है। यह उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें नाइक्रोम का पतली क्या लगी रहती है, पत्ती जो नीचवा क्या लगी रहती है, लगा रहता है। आप देखिएगा ध्यान से, नीचवा मिटक गया इसका, जिसके ऊपर
नीचे अवरक का प्लेट लगा होता है और इसका गलनांक जो होता है बहुत कम होता है। बबुआ जो अगर ज़्यादा से जो एकरा के हीट दे दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तुरंते गल जाएगा। देखिएगा तनका देर चलने के बाद अपने आप लाइटवा कट जाता है, उनमें से कट जाता है। ऑटो कट वाला यदि खरीदे होंगे तो अगर वो नहीं कटेगा, हीटर रह जाएगा तो वो सब क्या हो जाएगा, गलिए जाएगा आपको। तो इसका जो गलनांक होता है ऊंच होता है क्या, नहीं, इसका गलनांक कम होता है। लेकिन विद्युत हीटर का जो था उसका क्या होता था, ऊंच होता था। अब विकिकरण, यह उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चीनी मिट्टी का एक बेलन होता है जिस पर नाइक्रोम का क्या होता है, तार लपटा होता है, इसका गलनांक क्या होता है, ऊंच होता है। तो यो नाइक्रोम का एगो और था, वो नाइक्रोम का बना था, लेकिन वो मिश्र धातु मिलाकर बनाया गया था, नाइक्रोम और क्रोमियम का। विद्युत फ्यूज तो जानते होंगे आपको, जो बोर्ड में लगता है। यह एक सुरक्षा युक्ति है, सुरक्षा करता है कि नहीं करता है घर के लाइट को। जैसे एक बजे आता है फ्यूज उड़ जाता है, बस सारा लाइट क्या हो जाता है, डिस्टर्ब, कट जाता है। यह अति भारण एवं लघु पतन जैसे घटनाओं को क्या करता है, बचाता है। अति भारण का मतलब ज्यादा अगर करंट आ जाए तो उससे क्या करता है, बचा देता है कि नहीं बचा देता है। हाँ, इसमें तांबा या टीन या शीशा तथा टीन मिश्र धातु का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसका गलनांक जो है बहुत कम, यानी बहुत थोड़े ही वोल्टेज आने पर क्या होता है, फ्यूज हुआ आपको गल जाता है। अभी ये जो लाइट जल रहा है इस बिना फ्यूज वाला जल रहा है, लेकिन देखिए ये जो अभी बोर्ड का कनेक्शन है ना, ये बोर्ड का कनेक्शन देखिए, इसके लिए स्पेशल लाइन आया है दूर से, ठीक है, मेन लाइन से। इसमें फ्यूज ऊपर हुआ क्या किया गया, आपको लगाया गया है। जैसे आएगा उसमें फ्यूज नहीं है, ज़्यादा लोड आएगा तो उड़ जाएगा। तो बोर्ड ना है, रहना भी चाहिए। अतिभारण क्या है, तो यानी ओवरलोड। अतिभारण का मतलब क्या है, ओवरलोड। यह एक ऐसी घटना है जिसमें जब एक ही समय में बहुत सारे शक्तिशाली विद्युतीय उपकरण को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है। जैसे आपको विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, फ्रिज, टीवी। अब मान लीजिए एक 2 रुपया वाला मीटर तार खरीद के लाए, वो पतला है, और ओकरा में फ्रिज भी जोड़ दिए, हीटर भी जोड़ दिए, आयरन भी जोड़ दिए, जितना भी कूलर पंखा है सबको जोड़ दिया। आपको लगता है कि यह तार बस सह पाएगा, तो एक गल जाएगा। यानी क्या हो गया, ओवरलोड हो गया कि नहीं हो गया, ओवरलोड हो गया। ट्रक का माल टेम्पू से नहीं खिंचा पाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, बोली आए, शांत रहिए। लघु पतन, अंधेरा हो गया है, इतना उजाला में है तब वो अंधेरा है आपको। जब किसी कारण बस ठंड तार, गर्म तार, सुनिए लघु पतन क्या है कि जब ठंडा तार और गर्म तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध के मान आपको घटने के कारण आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है। तो लघु पतन किसे कहते हैं, तो जब ठंडा तार और गर्म तार एके में आके सट जाता है, वही क्रिया क्या कहलाता है, लघु पतन। ठंडा गर्म समझते हैं, प्लस माइनस। हाँ, मानव शरीर का भीगा हुआ नहीं रहता है तो उसका प्रतिरोध कितना रहता है, इकाई दाएं 30,000 ओम। तो कई बार पूछा हुआ है कि जब मानव शरीर भीगा हुआ नहीं है तब कितना है, 30,000 ओम। और जब भीग जाता है इस स्थिति में प्रतिरोध घट के कितना हो जाता है, 200 से 300। यही कारण है कि जब लाइन मारता है तो हम लोग करंट को विरोध नहीं करते हैं, जब भीगा हुआ रहता है तो धक से यहाँ पर छू लेता है। लेकिन यहाँ 30,000 ना है, जैसे आएगा 30,000 के 3 लाख, एक आई दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 है, 30,000 है। तो यहाँ पर हम लोग करंट का विरोध करते हैं, नहीं आने जाते हैं जब शरीर सूखा रहता है, लेकिन भीग जाते हैं तो ऐसा स्थिति नहीं होता है। आइए, घर में कौन कौन सी खराबियां हो सकती है यदि लाइट आपके पास है तो तार पुराना हो जाना, ढीला संयोजन माने ढीला ढकर तार और जोड़ के रखना, स्विच का खराब हो जाना, बटन वटम को, उपकरण की खराबी, मान लीजिए मशीनें गड़बड़ हो गया, बोर्डे खराब हो गया, संयोजन तार का खुला रह जाना, ये सब क्या हो सकता है, कौन कौन खराबियां उत्पन्न हो सकता है। तो आप नहीं लिख सकते हैं कि घर में बिजली में क्या क्या चीज़ें खराब हो सकता है, आपके मर्जी का बात है। तब अब बताइए विद्युत खतरा से बचने के लिए क्या उपाय करें, यानी करंट से बचने के लिए क्या क्या उपाय करवा। तो किसी प्रकार का खतरा होने पर परिपथ को, मेन स्विच को क्या करना है, बंद करना है, मेन लाइट को बंद करना है। संयोजन कसा हुआ होना चाहिए
अब ऐसा नहीं कि बॉटम टिप रहे आम के पेच जो है ढीला है, वो सब कसा होना चाहिए, तभी तो आप बच सकते हैं विद्युत खतरा से। संयोजन के जगह पर अचालक पदार्थ से ढका होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको तार गया है तो ऊपर प्लास्टिक से ढका होना चाहिए या टेप से ढका होना चाहिए। जब कभी विद्युत परिपथ का मरम्मत कराना हो तो हाथ में रबड़ के दस्ताने, पैर में जूते चप्पल होने चाहिए। यानी मान लीजिए तार और जोड़ते हैं तो हाथ में दस्ताना वस्ताना करके क्या करना है, आपको कोई तार और जोड़ना है। लेकिन बिहार यहाँ चप्पल निकाल के हाथ में कुछ ना पहन के उघारे गर्मी के दिन में जोड़ता है सब, शरीर में भी कुछ नहीं रहता है, उघारे धके जोड़ देता है। तब ये तरीका है बिहार के लोगों का। शुक्र करा कि लाइन वाला मर गई। ठीक बा। अगला आइए, सही क्षमता वाले फ्यूज का प्रयोग परिपथ में करना। अब मान लीजिए आपके घर में बहुत बड़ा लाइट का यूज है तो अच्छे फ्यूज का उपयोग कीजिए, अगर छोटा है तो छोटा मोटा भी फ्यूज लगाइएगा तभी काम चल जाएगा आपका। विद्युतीय उपकरण में भू तार का प्रयोग करना चाहिए। भू तार का मतलब क्या है, अर्थिंग वाला तार का क्या करना चाहिए, आपको प्रयोग करना चाहिए। अगला आइए, अगर किसी व्यक्ति का संपर्क विद्युत से हो जाए तो उसे कुचालक पदार्थ के माध्यम से हटाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है लाइन में सट जाए तो हरियर बांस से मार दीजिए, आपका भी पूरी जग जाएगा लगले, उसका भी तो 12 दिन के बाद होवे करेगा भोज, आपका भी साथे साथे हो जाएगा। तो कुचालक का मतलब सूखा चीज से मारिए, रबड़ वाले कोई पाइप से मार लीजिए, है कि ना, या सूखल बांस से मार लीजिए, या पटरी वटरी है सूखा हुआ तो उससे क्या कर सकते हैं आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, का लोहा से तो ना बोलनी है, लगले तोहरो पूरी जाग जाई। हाँ 12 दिन के बाद साथ ही लोग पूरी खाई। बात बुझलो। आइए, नाइक्रोम का उपयोग मानक प्रतिरोध के रूप में क्यों नहीं किया जाता है, यानी नाइक्रोम का उपयोग प्रतिरोध के रूप में क्यों नहीं किया जाता है। तो आइए, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, यह निकल तथा क्रोमियम से मिलकर क्या होता है आपको बना होता है। तो नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है, निकल और क्रोमियम से मिलकर। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक से अधिक होने के कारण इसका उपयोग मानक प्रतिरोध में आपको नहीं किया जाता है। आई जो है इस चैप्टर का क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है आप क्या कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। रोकिए, हो यहाँ बहुत ज़्यादा है क्या जी, इसमें बहुत ज़्यादा है। आइए, अब जब अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो चैप्टर नंबर कौन शुरू कर रहे हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो बताइए, अगर विद्युत नहीं पढ़े रहेंगे तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आपके दिमाग में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसीलिए हम लोग चौथा चैप्टर को पढ़ें। तो हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग 5वां चैप्टर को पढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए।